Hello everyone, good morning. Welcome back to 12th biology class and today again we are going to talk about replication of DNA. ठीक है, आज हम फिर से replication of DNA के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में मेथड ऑफ रिप्लिकेशन पढ़ा था, रिप्लिकेशन क्या है ये हमने पढ़ा था, है ना। मैंने रिप्लिकेशन क्या है ये बताया था, उसकी डिफाइन किया था, कुछ मेथड बताई थी रिप्लिकेशन की। तो रिप्लिकेशन क्या है अब तक आपको क्लियर हो चुका है। एक्चुअल में रिप्लिकेशन जैसे मैंने बताया था आपको, रिप्लिकेशन ठीक है। आपने रेप्लिका का नाम सुना होगा, ठीक है। रेप्लिका का मतलब क्या होता है, उसके जैसे कॉपीज तैयार करना, ठीक है। रेप्लिका ये एक्चुअल में बना है रेप्लिका वर्ड से बना है। रेप्लिका मतलब इसका मतलब क्या होता है, कॉपीज, ठीक है। एग्जैक्ट जो कॉपीज तैयार होती हैं, हाँ, तो रेप्लिका जो तैयार होते हैं वो कुछ इसी तरह से होती हैं। और इस तरह से ये रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होती है ये इसमें एग्जैक्ट कॉपी डीएनए की जो रहती है वो तैयार हो जाती है। हमने कुछ मेथड देखी थी, 3 टाइप्स की मेथड देखी थी। व्हाट आर दिस रेप्लिकेशन मेथड इज मतलब सॉरी रेप्लिकेशन मेथड क्या क्या मेथड्स हैं इनमें है। एक तो था आपका सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सेकेंड हमने देखा था कंजर्वेटिव मेथड और एक देखा था डिस्पर्सिव, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल के बाद, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल इन 1953, ठीक है, ये उन्होंने जब डीएनए का मॉडल तैयार कर दिया था, बता दिया था, उसके बाद उन्होंने ये मेथड भी बताई कि भाई किस तरह का ये रेप्लिकेशन होता है। इसके पहले तक लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता था कि भाई रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होता है या सेमी कंजर्वेटिव होता है या डिस्पर्सिव होता है, ठीक है। तो डिस्पर्सिव और कंजर्वेटिव नहीं होता। मैंने कंजर्वेटिव मेथड में क्या बताया था कि जो पेरेंट्स कॉपी रहती है वो डॉटर सेल में भी कंजर्व रहती है। डिस्पर्सिव में रहती है, डिफरेंट टाइप के डिस्पर्स होके आते हैं। और सेमी कंजर्वेटिव को मैंने बताया था, सेमी कंजर्वेटिव में जो पेरेंट जो कॉपी होती है, ठीक है, जो पेरेंट जो डीएनए होता है, ठीक है, उसकी ये जो कॉपीज आती है उसमें एक तो रहता है ओल्ड, ठीक है, ये क्या है ओल्ड कॉपी से, ये क्या है ओल्ड कॉपी, और एक जो है वो क्या हो जाता है, वो न्यू इससे जुड़ जाता है, ठीक है। ये न्यू कॉपी जुड़ जाती है, एक न्यू स्ट्रैंड तैयार हो जाती है। तो 2 हेलिक्स में एक हेलिक्स जो रहेगी ये ओल्ड रहेगी जो पेरेंट्स से आती है, और एक जो रहेगी एक स्ट्रैंड जो रहेगा वो कैसा रहेगा, वो न्यू रहेगा। और ये न्यू जो हेलिक्स है ये अलग से डॉटर सेल में आएगी। तो ये इस तरह का जो रेप्लिकेशन होता है इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोलते हैं। और नॉर्मली जो हम रेप्लिकेशन जो देखते हैं प्रोसेस वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू ही हमको देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? ओके, ऑलराइट, चलिए देखते हैं। आज हम डिटेल में देखते हैं रेप्लिकेशन कितने स्टेप में होती है। तो द प्रोसेस विच इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। इट इज प्रपोज बाय वाटसन, क्रिक एंड डेलबर्ग, इन्होंने बताया था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। in general replication process take place by semi conservative pattern, ठीक। तो चलिए आगे हम देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें हैं। पूरी प्रोसेस हम देखेंगे, स्टेप्स इसके देखेंगे, ठीक है। स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन देखेंगे हम, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टेप ऑफ रेप्लिकेशन। तो किस स्टेप अभी पहले मैं बताता हूँ आपको, फिर उनको हम समझेंगे डिटेल में, है ना। जैसे सबसे पहला है, पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पहला स्टेप क्या है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होती है डीएनए की, ठीक है, उसको या जो न्यूक्लियोटाइड जो चेन है, हमको ये मालूम है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ एक उसका मॉडल होता है डीएनए का। और इसमें जो एक्टिवेशन किया जाता है न्यूक्लियोटाइड के सबसे पहले, ये पहला स्टेप होता है रेप्लिकेशन का, ठीक है। तो जो पेरेंटल जो डीएनए है, ठीक है, इस तरह का जो पेरेंटल हमारा जो डीएनए है, ठीक है, इसके न्यूक्लियोटाइड इसमें आपको मालूम है, ठीक है,
आपको ये भी मालूम है कि यदि सपोज ये एक स्ट्रैंड है, इसमें सपोज यदि 4 हम न्यूक्लियोटाइड को देखें, इसमें यहाँ पे A है, ठीक है, फिर क्या है G है, फिर A है, फिर G है, ठीक है। तो यहाँ इधर दूसरा जो स्ट्रैंड रहेगा, तो दूसरे स्ट्रैंड में क्या रहेगा ये भी आपको मालूम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A के प्लेस की में ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, आपको मालूम है डीएनए स्ट्रैंड भी कॉम्प्लीमेंट्री है। और A के लिए क्या होगा, यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा T होगा, G के लिए क्या होगा C होगा, A के लिए फिर क्या होगा T होगा नाइट्रोजन बेस, और G के लिए C होगा, ठीक है। तो यदि A है तो A के साथ डबल बॉन्ड के फॉर्म में T रहेगा, C है तो C के साथ में ट्रिपल बॉन्ड में क्या रहेगा G रहेगा। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड जो एक चेन होती है इसको एक्टिवेट किया जाता है सबसे पहले। तो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टेक्स प्लेस बाय या यू कैन डीएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड चेन एक्टिवेटेड बाय फॉस्फोरिलेज एंजाइम। ये किसके थ्रू एक्टिवेट होती है, इट एक्टिवेट थ्रू फॉस्फोरिलेज एंजाइम। फॉस्फोरिलेज एंजाइम, ये फॉस्फोरिलेज एंजाइम जो रहता है या यू कैन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। आपने एक न्यूक्लियोटाइड देखा होगा, एटीपी के बारे में पढ़ा होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ट्राइफॉस्फेट जो है यहाँ पे सभी नाइट्रोजन बेसिस के साथ जुड़ जाएंगे। एडेनिन के साथ जुड़ेंगे तो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, ग्वानिन के साथ जुड़ेंगे तो जीटीपी हो जाएगा, ठीक है। साइटो के साथ जुड़ेंगे तो सीटीपी हो जाएगा, फिर ATP, इस तरह से ये जुड़ते जाएंगे, AMP है ना, GTP। इस तरह से ये क्या न्यूक्लियोटाइड ये एक्टिवेट किए जाएंगे फॉस्फोरिलेज एंजाइम के थ्रू, ट्राइफॉस्फेट के थ्रू इसको एक्टिवेट किया जाएगा, ठीक है। ये पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक। इज इट क्लियर? ओके, ऑलराइट, मूव फॉरवर्ड। चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेप ऑफ रिप्लिकेशन। अगला क्या है, सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे क्या होता है। सेकेंड स्टेप में है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। सेकेंड क्या है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। सेकेंड स्टेप में हम क्या देखेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल रहेगी तो प्रोकैरियोटिक सेल में ओरिजिन अलग रहेगी, डिफरेंट रहेगी। यूकैरियोटिक सेल में ओरिजिन डिफरेंट रहेगी। इफ प्रोकैरियोटिक सेल, as we know prokaryotic cell is a small cell and it have a single origin. Prokaryotic cell contain circular DNA. इसमें कैसा होता है, सर्कुलर DNA होता है, फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ये मैंने आपको बताया था। यदि प्रोकैरियोटिक सेल है, if there is prokaryotic cell then it's single origin। इसकी कैसी origin होगी, सिंगल origin होगी रेप्लिकेशन की। इफ यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्मॉल डीएनए होता है, ठीक है। और इफ यूकैरियोटिक सेल देन इट हैव मैनी ओरिजिन। इसमें क्या होगी, मैनी ओरिजिन होगी, बिकॉज यूकैरियोटिक सेल है लॉन्ग डीएनए, ठीक है। तो ये लॉन्ग और लीनियर डीएनए होता है फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। तो इसमें जो डीएनए रहेगा वो उसकी ओरिजिन जो रहेगी मैनी ओरिजिन रहेगी, ठीक है। और ये जो रहेगा सेकेंड स्टेप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंट टाइप का रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं आगे। थर्ड स्टेप है कट और इंसर्शन। कट और इंसर्शन ऑफ डीएनए। अगला स्टेप क्या है, कट और इंसर्शन ऑफ डीएनए। तो कट और इंसर्शन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस बाय एन एंजाइम एंडोन्यूक्लियोजेस, ठीक है। ये तीसरी स्टेप जो होती है कट और इंसर्शन ऑफ डीएनए, ये एक एंजाइम प्रेजेंस में होती है जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियोजेस एंजाइम, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियोजेस एंजाइम के प्रेजेंस में ये तीसरी स्टेप होती है कट और इंसर्शन ऑफ डीएनए। तीन स्टेप समझ में आ गया आपको। फर्स्ट एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन को हमने एक्टिवेट किया था इन द प्रेजेंस ऑफ
phosphorylase enzyme. Then next second step is origin of replication. तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में हमने अलग अलग ओरिजिन देखी. फिर थर्ड कट और इंसर्शन ऑफ डीएनए. तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के प्रेजेंस में तीसरी स्टेप होती है कट और इंसर्शन ऑफ डीएनए. तो ये 3 स्टेप अभी तक आपने देखा. और ये सभी जितनी प्रोसेस हो रही है एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है. यहाँ पे एंजाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो आपको ये एंजाइम्स को याद रखने हैं. और ये एंजाइम्स एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आपकी लोकल एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे. तो इनको एंजाइम्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं. तो ये तो हो गया थर्ड स्टेप कट और इंसर्शन. फोर्थ स्टेप देखेंगे. इसके बाद फोर्थ स्टेप हम देखने वाले हैं. फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप अनवाइंडिंग और अनजीपिंग ऑफ डीएनए. ठीक है, तो अनवाइंडिंग और अनजीपिंग ऑफ डीएनए. तो इसके पहले आपने देखा था कट और इंसर्शन ऑफ डीएनए. इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंडोन्यूक्लियस. आप देखते हैं अनवाइंडिंग और अनजीपिंग ऑफ डीएनए. ये क्या होता है? तो ये जो डीएनए जो हेलिक्स देख रहे हैं आप, अब यहाँ पे क्या होगा, ये अनवाइंड हो जाएगी. किसी पर्टिकुलर प्लेस पे क्या हो जाएगी, अनवाइंड हो जाएगी. कट होने के बाद यहाँ कट किसकी प्रेजेंस हुआ है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंस में क्या होगी, यहाँ से कट हो गई. ठीक है, इतना पार्ट जो है ये कट हो गया. ठीक, और ये कैसे हो जाएगा, अनवाइंड और अनजिपिंग. तो द प्रोसेस ऑफ अनवाइंड ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हेलिकेज एंजाइम. यहाँ पे एक एंजाइम होता है हेलिकेज, ये आपको याद रखना है. प्रोसेस ऑफ अनवाइंड ऑफ डीएनए इट टेक्स प्लेस ऑफ by helicase enzyme. Helicase enzyme break the hydrogen bond present between nucleotide. ये जो न्यूक्लियोटाइड जो आप देख रहे हैं डीएनए में, इसको क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है. यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड जो लगे रहते हैं इसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है. हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं ये, है ना. तो इनको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है. कौन सा एंजाइम इसको ब्रेक करता है, हेलिकेज एंजाइम इसको ब्रेक कर देता है. ठीक है, हेलिकेज एंजाइम ब्रेक द न्यूक्लियोटाइड चेन एंड डीएनए एंड फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, या यूं कहें रेप्लिकेशन फॉर्क. ठीक है, फ्रॉक, रेप्लिकेशन फ्रॉक यहाँ पे तैयार हो जाती है. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फ्रॉक टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेलिकेज एंजाइम एंड डीएनए चेन बिकम अनवाइंड. न्यूक्लियोटाइड जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहते हैं इनको चिपकने से, मतलब स्टिकिंग होने से उसको प्रोटेक्ट करता है. और ये दोनों जो यहाँ पे जैसे ए के साथ टी जुड़े हैं, सी के साथ जी जुड़े, ये न्यूक्लियोटाइड के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ये एंजाइम हेलिकेज जो रहता है ये क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है. ये था फोर्थ स्टेप. क्या बताया मेरा, अनवाइंडिंग और अनजीपिंग ऑफ डीएनए. तो ये देखा आपने. फिफ्थ स्टेप देखेंगे आप, स्टेप नंबर फिफ्थ, यहाँ पे लिखते जाए आप. स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर फिफ्थ. स्टेप नंबर फिफ्थ में हम देखेंगे यूज ऑफ, अगला क्या हो जाएगा, यूज ऑफ. फिफ्थ स्टेप है यूज ऑफ SSBP. यूज ऑफ SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. इस एंजाइम का, इसका यूज किया था प्रोटीन का सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का यूज किया जाता है. यूज ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ये क्यों किया जाता है, टू प्रिवेंट इंटरक्वाइलिंग ऑफ डीएनए. ठीक है, अब जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये इतना क्या हो गया, अनवाइंड हो गया. ठीक, इतना पार्ट क्या हो गया, अनवाइंड हो गया. अब ऊपर वाला जो पार्ट है तो क्या फॉर्म कर रहा है, ये ट्विस्टेड है, लूप फॉर्म कर रहा है. तो ये जो है क्या है, इंटरक्वाइलिंग जो रहती है इसको प्रिवेंट करता है. ठीक है, इट इज SSBP यूज टू प्रिवेंट इंटरक्वाइलिंग ऑफ डीएनए. इसकी इंटरक्वाइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए इस
प्रोटीन का यूज किया जाता है जिसका नाम है सिंगल स्ट्रेन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6। तो स्टेप 6 में बताएंगे आप रिलीज टेंशन कॉज, ठीक है, मतलब क्या है, रिलीज टेंशन कॉज ड्यू टू अनवाइंड, रिलीज टेंशन कॉज ड्यू टू अनवाइंड, ये जो देख रहे थे आप इधर वाला पार्ट, अनवाइंड स्ट्रेन ऑफ गेन। ठीक है, रिलीज टेंशन कॉज ड्यू टू अनवाइंड डीएनए स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो स्टेप 6 है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, अब क्या हुआ, नीचे वाला पार्ट कट हुआ और ये क्या हो गया, अनवाइंड हो गया हेलिकेस एंजाइम प्रेजेंस में, एंडोन्यूक्लिक एंजाइम के प्रेजेंस में ये कट हुआ, फिर हेलिकेस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये अनवाइंड हो जाता है। अब जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है। ठीक है, वहाँ पे जो ट्विस्ट हो रहा है, लूप के फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है, इसको रिलीज करना रहता है। रिलीज टेंशन कॉज ड्यू टू अनवाइंड स्ट्रेन ऑफ, ठीक है, जो अनवाइंड नहीं हुआ है वहाँ के टेंशन को रिलीज करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम होता है। इट इज डन बाय एंजाइम टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। ठीक है, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम, या इसका एक और नाम है डीएनए लाइगेजेस एंजाइम, ये डीएनए लाइगेज एंजाइम या डीएनए टोपो आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, सॉरी इसको टोपो आइसोमेरेज बताया, डीएनए गायरेज एंजाइम इसको करेंगे ना, गायरेज, डीएनए गायरेज एंजाइम। तो टोपो आइसोमेरेज या डीएनए गायरेज एंजाइम के प्रेजेंस में इसको क्या किया जाता है, इसको, इसके टेंशन को, जो ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा था, इसको रिलीज किया जाता है। तो रिलीज टेंशन कॉज ड्यू टू अनवाइंड स्ट्रेन डीएनए इज डन बाय एंजाइम टोपो आइसोमेरेज एंजाइम या डीएनए गायरेजेस एंजाइम के प्रेजेंस में इसको किया जाता है, टेंशन को रिलीज किया जाता है। तो ये था 6 स्टेप। इसके बाद आगे देखते हैं हम, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, हमने 6 स्टेप देख लिए। तो सबसे पहले क्या देखा हमने, सबसे पहले देखा हमने एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सेकेंड हमने क्या देखा, सेकेंड हमने देखा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। थर्ड हमने देखा कट और इंसर्शन ऑफ डीएनए। फोर्थ हमने अनवाइंडिंग और अनजिपिंग ऑफ डीएनए देखा, अनवाइंड हेलिकेस एंजाइम प्रेजेंस में। यूज ऑफ एसएसबीपी हमने देखा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, है ना, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट इंटरक्वाइलिंग ऑफ डीएनए को प्रिवेंट करते हैं। फिर 6 स्टेप हमने देखा, रिलीज टेंशन कॉज ड्यू टू अनवाइंड स्ट्रेन ऑफ डीएनए, इट इज डन बाय टोपो आइसोमेरेज एंजाइम और डीएनए गायरेज एंजाइम। ठीक है, 6 हो गया। आगे 2 स्टेप और देखते हैं, 7 और 8। 7th स्टेप देखते हैं। 7th स्टेप है इसका, स्टेप 7, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रेप्लिकेशन का 7th स्टेप। ठीक है, आरएनए प्राइमर क्या है, आरएनए प्राइमर इज द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। ठीक है, ये क्या होता है, आरएनए प्राइमर क्या होता है, आरएनए प्राइमर इज द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। ये आरएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट होता है। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व बाय जापानीज बायोलॉजिस्ट ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, जापानीज बायोलॉजिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था।
ओकाजाकी इनका नाम है, ओकाजाकी। सो दिस फ्रैगमेंट इज आल्सो नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इसका एक और नाम, इसका इस फ्रैगमेंट का नाम क्या है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी बोला जाता है। ठीक है। इट टेक्स प्लेस बाय आरएनए प्राइमेस एंजाइम, प्राइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है ये प्राइमेस एंजाइम। और यहाँ पे इसको लेगिंग डीएनए भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इस पार्ट को क्या कहेंगे, जहाँ पे आरएनए प्राइमेस यहाँ पे जुड़ता है, इसको क्या कहते हैं, लेगिंग डीएनए भी कहा जाता है, या लेगिंग स्ट्रैंड। सॉरी, डीएनए नहीं बोलेंगे, लेगिंग स्ट्रैंड नाम दीजिए आप इसको, लेगिंग स्ट्रैंड या ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलेंगे इसको, है ना, स्ट्रैंड कहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आरएनए प्राइमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, प्राइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए, जो कि ओकाजाकी साइंटिस्ट ने इसको बताया था, और इसका ओकाजाकी फ्रैगमेंट इसका नाम रहता है, लेगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ठीक है। ये 7th स्टेप था। इसके बाद लास्ट स्टेप है, इसमें लास्ट स्टेप हम देखने वाले हैं, लास्ट स्टेप 8, और स्टेप 8 है सिंथेसिस ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो ये जो है लास्ट स्टेप सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन, इतना सब होने के बाद नई चेन की सिंथेसिस होगी, है ना। ये जो पेरेंटल जो चेन है, इसके साथ एक नई चेन तैयार होगी, है ना, सेमी कंजर्वेटिव। इस तरह से ये नई एक चेन तैयार हो जाएगी यहाँ पे, है ना। ये जो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, ये इट टेक्स प्लेस बाय, या इट इज डन बाय, यहाँ पे एक एंजाइम रहता है जिसका नाम होता है पॉलीमरेज। ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम जो रहते हैं उनकी प्रेजेंस में प्रोसेस होती है, और पॉलीमरेज लाइगेजेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये पूरी प्रोसेस होगी, और डीएनए की एक नई न्यूक्लियोटाइड चेन यहाँ पे तैयार हो जाएगी। ठीक है। ये कुछ मैंने आपको स्टेप बताए थे पहले। ये जो डीएनए स्टेट रहती है, पैरेंटल डीएनए, ये यहाँ पे कट होती है। ठीक, पहले इसको एक्टिवेट किया जाता है ना, डीएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड चेन को एक्टिवेट किया जाता है फास्फोलिपिड एंजाइम प्रेजेंस में, जो कि जिससे ये अपने पूरे न्यूक्लियोटाइड बाइंडेड रहते हैं। उसके बाद यहाँ से कट होता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंस में, फिर ये अनवाइंड होती है हेलिकेज एंजाइम प्रेजेंस में, फिर यहाँ पे कुछ प्रोटीन जो रहते हैं उसको यहाँ इंटरक्वाइलिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हमने देखा अगली स्टेप जो देखी थी, उसमें ये जो अनवाइंड जो डीएनए थे इसको प्रिवेंट कर, इंटरक्वाइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे अगली स्टेप होती है। और उसके बाद हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमेस। इस आरएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट जुड़ते हैं इससे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोलते हैं इसको, या लेगिंग फ्रेगमेंट स्ट्रैंड बोलते हैं। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड या पॉलीमरेज लाइगेज एंजाइम के प्रेजेंस में नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तैयार हो जाती है। वही सेम सीक्वेंस रहेगा, ए के साथ टी, सी के साथ जी ट्रिपल बॉन्ड में, और टी के साथ ए डबल बॉन्ड में, या जी के साथ सी ट्रिपल बॉन्ड में अरेंज हो जाएंगे। और ये जो रहेगी लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगी। अब जो नई स्ट्रैंड जो तैयार होगी उसको हम क्या कहेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। तो यहाँ पे आपने कुछ नई चीज़ें देखी, जैसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट, लेगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। कुछ एंजाइम देखे आपने, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, फॉस्फोरिलेज एंजाइम। ठीक है। फिर आपने गायरेलिस टोपो आइसोमेरेज एंजाइम देखा, हेलिकेज एंजाइम देखा, प्राइमेस एंजाइम देखा। इन एंजाइम्स को आपको याद रखना है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। इज इट क्लियर? ये तो था पूरा। यहाँ पे आपने इस तरह से जो स्ट्रैंड देखा, डीएनए की जो चेन देखी, ये क्या रहती है, ये अनवाइंड होके, कट होके, और फिर एक नई से यहाँ पे इस तरह से लूप चलते हैं। इंटरकॉइलिंग ऑफ लूप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एंजाइम यूज किए जाते हैं, मैंने बताया था आपको। तो इस तरह से ये सेगमेंट आप देख रहे हैं नया तैयार हो गया है, क्योंकि डॉटर सेल पहुंचता है। और दो इसका एक और डायग्राम आपकी बुक में दिया होगा, कुछ इस तरह का डायग्राम दिया होगा। ठीक है। और ये जो डायग्राम है इसमें इस तरह का बनाया होगा ऐसा। ठीक है। ये रिप्लिकेशन का डायग्राम, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, इधर भी रहेंगे, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री चेन तैयार होगी इस तरह से।
ये रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मैंने कुछ स्टेप में आपको बताई। ये पूरा रिवीजन करिएगा आप, है ना। यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, लेकिन आपको सेल्फ रिवाइज करना जरूरी है ना। और पूरे जितने पॉइंट्स मैंने बताए इनको आप पढ़िए, रिवाइज करिए और डायग्राम भी बनाइए। सब डायग्राम इसका बनेगा रिप्लिकेशन का, है ना। ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, और पूरे एंजाइम्स को आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ठीक है। एमसीक्यू में जरूर पूछे जाते हैं एंजाइम्स के क्वेश्चंस, तो आप तैयार कीजिए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आरएनए और टाइप्स ऑफ आरएनए के साथ में। तो डीएनए यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, कुछ और भी चीज़ होगी देख लेंगे हम, है ना। इतना आप तैयार कीजिए, है ना। और फिर आगे जो भी होगा आरएनए के टाइप्स ये हम पढ़ने वाले हैं, पूरा रिवीजन करिए आप पहले, है ना। ओके, थैंक यू।